हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का डिस्कशन सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का। तो जेई मेंस वाले जो क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स। लेट ए एंड डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। A1 A2 ये सभी कितने हैं, 150 हैं 10 तक, है ना। और उसके बाद AP बन रही है विद कॉमन डिफरेंस -2। तो फर्स्ट देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया। आप कह सकते हो कि फर्स्ट 10 मिनट्स में उसने 1500 चीज़ें काउंट कर ली, ठीक है। 1500 नोट्स काउंट कर लिए, ठीक है। अभी उसके पास कितने बचे हुए हैं, 3000 और बचे हुए हैं। और A11 में वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, A11 में वो स्टार्ट करेगा 148 से, ठीक है। तो अगर आप देखो कि जो AP बन रही है उस AP का पहला टर्म, ठीक है, पहला टर्म कितना है 148, ठीक है। और उस AP के थ्रू हमें काउंटिंग कितनी करनी है, 3000 की काउंटिंग करनी है कम से कम, ठीक है। तो 2 × 148 प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, 6000 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ से कितना है 296 -2n + 2, तो 298 -2n, ठीक है। 296 -2n + 2, तो 2 आपका यहाँ पे चला गया, 3000 बच गया, इज इक्वल टू n इंटू 149 माइनस n, ठीक है यहाँ से। तो n इंटू 149 माइनस n इज इक्वल टू 3000। मतलब अगर आप निकालना चाहो इसको तो n² - 149n, ठीक है, n² - 149n और प्लस 3000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है। तो आप देखो ऐसी सिचुएशन कहाँ पे क्रिएट होगी, n इंटू 149 माइनस n इज इक्वल टू 3000। इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन तो कहीं भी नहीं आएगा। तो अपन ऐसे देखें कि हमने 10 मिनट्स तो पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये 3000 को मैं कह सकता हूँ 24 और 125 का मल्टीप्लीकेशन। तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 124 या फिर 25, ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब समझो दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने 10 मिनट्स तो पहले ही कंप्लीट कर दिए, फिर 11th मिनट से हमने AP बनानी शुरू करी, 10 पहले के और 24 मिनट AP के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 34 मिनट्स हो गए। तो टोटल मिनट्स कितने हो गए, सॉरी 25 AP के, है ना, ठीक है। 25 आ रहा है, 24 और 125, सॉरी हाँ 24 और 125 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि 10 मिनट्स तो हमने पहले ही खत्म कर दिए थे, 24 मिनट्स हमने AP बना ली, मतलब टोटल कितना हो गया, 34 मिनट्स हो गया। अब कहोगे ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि 24 मिनट्स में मतलब टोटल 10 + 24 इतने में काउंटिंग तो खत्म हो गई थी, बट हम क्या कर रहे हैं, हम -2 की AP के साथ काउंट कर रहे हैं ना। तो कुछ समय बाद ये जो AP 148 से शुरू हुई है उसके टर्म्स निगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव होते होते भी तो फिर से आ जाएगा सम। भाई मान लो यहाँ पे हमारा 3000 कंप्लीट हो गया 34 में, फिर हम आगे बढ़ते गए, मान लो 6000 कंप्लीट हो गया कुछ टाइम बाद, ठीक है। 6000 था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन की बात करें, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6000 मान लो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर मान लो उसके बाद नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हो गए, तो फिर से ऐसा हो सकता है ना कि उन नेगेटिव नंबर्स के साथ क्लब होकर के फिर से 3000 आ जाए, ठीक है। तो ये उसी नेगेटिव वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आपकी AP के टर्म्स नेगेटिव हो चुके हैं। बट इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वहां पे उन नेगेटिव टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये हमारा 24 और प्लस 10 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months ऑफ हिज सर्विस। इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 40 मोर देन द सेविंग ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस मंथ। मतलब फिर से AP बन रही है। His total saving from the start of the service will be ₹11,040 after कितने months, ठीक है। तो आपने 200 बचा लिए कितने, 3 months में, तो 600 आपने बचा लिए, ठीक है। His saving increases by 40 more than the saving of immediately previous month। तो अगर आप ऐसे देखो कि पहले 2 months में आप सोचो, पहले 2 months में आपने 400 बचा लिए, ठीक है। तो बाकी आपको कितने बचाने थे, आपको बचाने थे 10,640, ठीक है ना। 10,640 कहाँ से, थर्ड मंथ से। थर्ड मंथ में कितना आया आपके पास, थर्ड मंथ में आया 200, फोर्थ मंथ में कितना आया 240,
ठीक है, 5th मंथ में कितना आया 280, ऐसे करके। तो देख लो इस एपी के कितने टर्म्स का सम इतना आता है, ठीक है। तो फिर से वही चीज कि 2 मंथ तो पहले ही कंप्लीट हो गए थे, यहाँ से सपोज जितना भी मंथ आ जाए, ठीक है, n मंथ आ गए तो 2 + n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एपी का nth टर्म हमारा an है, ठीक है, और a to r मतलब 2r का मतलब समझ रहे हो क्या, कि r की जगह 1 रखोगे तो पहला टर्म बनेगा a2, फिर r की जगह 2 रखोगे तो सेकंड टर्म बनेगा दैट इज a4, r की जगह 3 रखोगे तो a6, इस तरीके के टर्म्स बनेंगे। तो आपको दिया गया है a2 + a4 + a6, है ना, ऐसे करके लास्ट में आपके पास क्या है r = 100 तक जाना है, मतलब a2 100, ये आपका कितना है अल्फा है, ठीक है। और वहीं पे आप a2r - 1 देखो, मतलब r को 1 से स्टार्ट किया तो a1, फिर r को 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे करके अगर आप लास्ट टर्म पे जाओ r को 100 रखो तो a1 99, ये आपका कितना है बीटा। अगर आप डिफरेंस लेते हो डायरेक्टली यहीं से, ठीक है, तो हर बार d बनेगा, a2 - a1d, a4 - a3d, a6 - a5d, सभी क्या है d है। कितने d है 100, तो 100d = कितना है आपका अल्फा माइनस बीटा। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपना 9 में कन्वर्ट करना होता है इनको। तो आप क्या करोगे 7/9, मतलब बचेगा आपके पास 0.9, 0.99, 0.999, है ना, ऐसे करके टर्म्स बची रहेंगी। तो 7/9 इसको लिख दिया 1 - 1/10, ठीक है, प्लस इसको लिख दिया 1 - 1/100, इसे लिख दिया 1 - 1/1000, ठीक है, और ऐसे करके आगे की टर्म्स। दिस इज इक्वल टू 7/9। 1 आपका कितनी बार आएगा, चूंकि 20 टर्म्स है तो 20 टाइम्स आएगा, 20 माइनस एक जीपी बनेगी 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, है ना। फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 20th में कितना आएगा 10 की पावर 20। इसका आपको सम बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक AGP लिखी हुई है, देख करके अजीब सा लग रहा होगा, बट AGP लिखी हुई है। 1 2 3 वाली AP चल रही है और एक GP चल रही है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो आपका कुछ है 11/10 है, ठीक है। तो हम AGP वाला प्रोसेस अप्लाई करें। S = 10⁻9 प्लस 2 × 11 × 10⁻8, है ना, प्लस 3 × 11 स्क्वायर 10⁻7, है ना, एंड सो ऑन। ओके, लास्ट में आपके पास 10 × 11⁻9 भी है, ठीक है। चलो उसको भी लिख लेते हैं 10 × 11⁻9। ओके, अब देखो आप 1 2 3 ऐसे करके 10 तक जा रहे हैं और इधर 10⁻9, 10⁻8, है ना, 11, है ना। तो 11/10 ये कॉमन रेशियो वाली GP चल रही है। तो 11/10 से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा 11 × 10⁻8, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 11 स्क्वायर × 10⁻7, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे आपके पास होगा 9 × 11⁻9 प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 10 साफ हो गए, 11 × 11⁻9 मतलब 11⁻10, ठीक है, ये आपका बन गया। अब डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लिया तो -s/10 इज इक्वल टू कितना आएगा 10⁻9 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 11 × 10⁻8 प्लस यहाँ से 11 स्क्वायर × 10⁻7, और ऐसे ही करते करते यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11⁻9, ठीक है। और एक टर्म आपकी निगेटिव अलग से बची रहेगी 11⁻10। तो आप इसको देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक GP लिखी हुई है, इस GP का कॉमन रेशियो 11/10 है, ठीक है। तो इस GP का सम निकाल लो जिसका फर्स्ट टर्म 10 की पावर 9 और कॉमन रेशियो कितना है 11/10, ठीक है। कितने टर्म्स हैं आपके पास, तो टोटल कितने 10 टर्म्स, तो -s/10, ठीक है, -s/10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10⁻9, ठीक है, कॉमन रेशियो 11/10 रेज टू पावर 10 -1 अपॉन 11/10 -1 मतलब 1/10, ठीक है, और माइनस कर दिया हमने 11⁻10, तो -s/10 इज इक्वल टू, ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये आप देखो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 रेज टू पावर 10 हो गया, तो 10 रेज टू पावर 10 11/10 रेज टू पावर 10 -1 -11 रेज टू पावर 10, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बना क्या आपके पास बना 11 रेज टू पावर 10 -10 रेज टू पावर 10, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं, -11 रेज टू पावर 10, ठीक है। तो ये दोनों साफ हो गए, -s/10 इज इक्वल टू इतना, तो ऐसा आप निकाल लो यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन एपी, है ना, सॉरी फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। तो ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है मान लो, है ना, और इंक्रीजिंग जीपी है मतलब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। फिर कहा जा रहा है मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड, द न्यू नंबर्स आर इन एपी। तो ए टू ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ठीक है, केवल मिडिल टर्म को डबल कर दिया और तो कुछ किया नहीं है, तो ये आपका एपी बन गया। तो एपी बन गया तो कह रहा है आर निकालो, मतलब 4ar इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से a साफ हो गया, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस √3 या फिर 2 प्लस √3, ठीक है। लेकिन r को कैसा होना था, 1 से बड़ा होना था, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। 2 प्लस √3 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि m am है दो डिस्टिंक्ट नंबर्स का, g1 g2 g3 हमारे 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, ठीक है, l और n के बीच में, और g1 रेज टू पावर 4 g2 रेज टू पावर 4 g2, ठीक है। तो g1 g2 g3 के रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए m अगर आपका am है तो m बेसिकली क्या है, l प्लस n/2, ठीक। अब आते हैं g1 g2 g3। तो आप देखो, आप चाहते हो कि l g1 g2 g3 और n ये सब क्या बना लें, gp बना लें, यही टारगेट है ना। तो n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हो गया l इंटू कॉमन रेशियो कुछ रहा होगा रेज टू पावर 4, ठीक है। इस gp का 5th टर्म जो है n है, तो n इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू हो गई n/l रेज टू पावर 1/4। अब आपको निकालना क्या है, g1, ठीक है, g1 रेज टू पावर 4। तो g1 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या हुआ, l इंटू r, ये g1 होगा, और रेज टू पावर 4, तो ये बन गया आपका l रेज टू पावर 4 इंटू इसकी पावर 4, है ना। तो कितना आ जाएगा, l क्यूब इंटू n, ठीक है। g2 रेज टू पावर 4 की बात करें तो वहां पे क्या आएगा, g2 रेज टू पावर 4 मतलब यहां पे आपका l r स्क्वायर, है ना, की पावर 4, तो l r स्क्वायर की पावर 4, तो l आपका है और l4 r रेज टू पावर 8, मतलब यहां से मतलब l स्क्वायर n स्क्वायर, सिंपल है ना, l स्क्वायर n स्क्वायर, और g3 की पावर 4 क्या आ जाएगा, l n क्यूब, ठीक है। तो ये g1 की पावर 4, g2 की पावर 4 और g3 की पावर 4 आ गए। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना था l क्यूब n प्लस 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस l n क्यूब, ठीक है। और देखो आंसर्स में m वगैरह यूज किया, तो यहां से अपन देखते हैं एक बार को क्या कॉमन निकाला जा सकता है, ln कॉमन, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस n स्क्वायर, मतलब l प्लस n का होल स्क्वायर। तो ln एज इट इज रख लो, l प्लस n की जगह 2m, मतलब ये हो गया 4m स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास अगर हम tn की बात करें तो आपका जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा, जनरल टर्म में होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, अपॉन क्या होगा नीचे होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, और इस एपी का nth टर्म तक जाएंगे 2n माइनस 1, ये आपका tn है इटसेल्फ, ठीक है। nth टर्म में आपके यही टर्म्स दिखेंगे। तो आपके पास ये देखो क्या बन गया, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है इस एपी का सब n स्क्वायर, तो आपके पास आ गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है n स्क्वायर, कैंसिल आउट करोगे ये बचेगा, तो ये आपके पास आ गया tn। तो अगर ये tn है तो sn का मतलब क्या होता है, समेशन ओवर tn, तो समेशन ओवर n प्लस 1 की पावर, ठीक है। तो एक्सपेंड कर लो और एक्सपेंड करके समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, n की जगह पे 9 रखना है हमें लास्टली। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हम,
तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। तो सेकंड टर्म ऑफ अ एपी, ठीक है, सेकंड टर्म ऑफ ए एपी ए प्लस डी, ठीक है, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, नाइन्थ टर्म ए प्लस 8d, ठीक है, ये जीपी में है, ये सारी टर्म्स आपकी जीपी में है। तो आपको निकालना है कि रेशियो क्या होगा। एक्सरसाइज 1 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, कॉमन रेशियो निकालना था, वहां बल्कि था कि एपी का पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म अगर हमारा जीपी में है तो जीपी का कॉमन रेशियो निकालो। प्रोसेस वही रहेगा, बस यहाँ पी क्यू आर की जगह पे 1 4 और मतलब सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म है, ठीक है। तो ए प्लस डी आपका मान लो जीपी में ए रहा, इसको मैंने ए बोला, तो ये क्या होगा? ए आर होगा, और ये क्या होगा? ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड में से फर्स्ट को हटा दो या 1 में से 2 को हटा दो, 1 माइनस 2 किया, ठीक है, और अपॉन 2 माइनस 3 किया, मतलब 1 माइनस 2 एक इक्वेशन बनाई, 2 माइनस 3 एक इक्वेशन बनाई, और दोनों का रेशियो ले लिया, ठीक है। तो आप देखो कितना आएगा, a माइनस ए आर अपॉन ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, तो मतलब 1/r आएगा, इज इक्वल टू इधर से कितना आएगा? इधर आएगा 1 माइनस 2 से माइनस 3d, और यहाँ पे आएगा माइनस 4d, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 4 सब कुछ कट गया, r इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 4/3, ठीक है। ये करेक्ट आंसर, सेम वही है, एक्सरसाइज 1 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास स्क्वायर्स का सम करना है, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 8/5 का स्क्वायर, पहली टर्म है। दूसरी टर्म में है आपका 12/5 का स्क्वायर, फिर तीसरी टर्म में है आपके पास 16/5 का स्क्वायर, फिर आपके पास है 20/5 का स्क्वायर, है ना, यही सारी टर्म्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स है हमारे, और इनमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। नीचे 1/5 स्क्वायर तो ठीक था, ठीक है, 1/5 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा आपके पास? 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यही सारे टर्म्स बचे हुए, ठीक है। कितने? 10 टर्म्स। तो आप देखो, अगर इसको फिर से 4 स्क्वायर को भी इसमें से कॉमन निकाल लो, तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कॉमन, तो बचा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 10th टर्म में क्या बचेगा? फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, थर्ड में 4, फोर्थ में 5, तो 10 में क्या बचेगा? 11 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर से 11 स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे? अपन क्या करेंगे? 1 से 12 तक के स्क्वायर्स का सम करेंगे और माइनस कर देंगे 1 से 11 तक के स्क्वायर्स का सम। तो अपन कैसे निकालेंगे? समेशन ओवर n स्क्वायर, जहां n आपका 1 से 11 तक वेरी करेगा, लेकिन उसमें से एक टर्म आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा है वो टर्म? इसमें तो आपके पास क्या हुआ? इसमें आपके पास 1 स्क्वायर से 11 स्क्वायर तक आप चले गए, आपको 1 नहीं लेना था, तो 1 को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है? अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो दिस इज 225a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 25c स्क्वायर माइनस 75ac इज इक्वल टू 45ab, है ना, प्लस 15bc, ठीक है। ऐसा कुछ है, सबको एक साइड लेते हो तो देखो क्या बन रहा है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 15a का होल स्क्वायर, ठीक है, 3b का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ पे दिखा तुम्हें कि ये चीज क्या लिखी हुई है? 15a इंटू 5c लिखी हुई है। फिर इधर इसको ले आओ 15a इंटू 3b और उसके बाद 3b इंटू 5c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो कैसा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी इज इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये कब होता था? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। मतलब 15a इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 5c, है ना। तो यहां से अपन देख लेते हैं, अगर मैं सबको इक्वल टू k कर दूं, ठीक है, कई चीजें इक्वलिटी में है, तो k कर दिया तो a इज इक्वल टू आपका k बाई 15 हो गया, b इज इक्वल टू आपका k बाई 3 आ गया और c इज इक्वल टू आपका k बाई 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपके a b c रहे, ठीक है। अब हमसे बी सी आर एन ए पी कहा जा रहा है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा?
इन दोनों का सम हो जाएगा तुम्हारा 5k/15, हाँ ठीक है। तो ACBR इन AP, तो ABC आपके पास आ गया। ऑफ कोर्स ये आपके डायरेक्टली तो AP में है नहीं और ना ही ये GP बना रहे हैं, तो अगर आप ऑप्शंस चेक करो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे BCAR इन AP, ठीक है। GP में तो है नहीं ये टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है, fx आपका दिया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चंस आप 12th में फंक्शंस जब पढ़ोगे तब आप समझ में आएगा, मतलब समझ में क्या आएगा, तब भी हिट एंड ट्रायल रहेगा, अभी भी हिट एंड ट्रायल ही है, ठीक है। आप देखो क्या है कि ये जो रिलेशन दे रखा है इसको जो यूज करना है हमें, fx प्लस fy प्लस xy, ठीक है ऐसा। तो अगर आप यहाँ पे देखो x को y को दोनों को 0 रख दो, ठीक है, उसने कहा है कुछ भी रख सकते हैं हम, तो x और y दोनों को 0 रखा तो आपके पास f0 आ जाएगा इधर इज इक्वल टू इधर आएगा 2f0 प्लस 0, मतलब f0 की वैल्यू कितनी हुई, 0 के बराबर, ठीक है। अब ये आपको खुद से सोचना है ना कि क्या रखें कि कुछ बन जाए हमारे काम का। अब आप देखो रिलेशन क्या दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी 3 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी को अपन कैसे समझ सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी आपको f1 समझ में आता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, आपका f1 है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर आपका f1 है तो उस f1 की वैल्यू दे दी है 3, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आपका f0 आपको पता चल गया 0 तो f1 कैसे निकालोगे, तो आप y को 1 रख दो। तो अगर मैं x को x ही रखा और y को 1 रख दिया, ठीक है, तो क्या आएगा fx प्लस f1 प्लस x इंटू 1। तो fx आपका कितना है, एज इट इज रहने दिया, प्लस आपने f1 कितना कर दिया, 3 कर दिया, प्लस आपने x लगा दिया, ठीक है। और ये रहा आपका fx प्लस 1, ठीक है। तो fx प्लस 1 इज इक्वल टू fx प्लस 3 प्लस x, राइट। तो अब आप देखो f0 आपका 0 था तो f1 आप निकाल सकते हो, f1 कितना होगा, f1 मतलब x को 0 पुट किया तो यहां आ गया f0 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से f2 आपने पुट किया तो क्या आ गया, f1 प्लस, है ना, x की जगह 1 रखा तो f1 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने f3 रखा, है ना, तो f0 आपको पता है तो यहां से वैल्यू निकल आई, ठीक है, 0 प्लस 3। f1 आपको निकल गया, f1 3 था, 3 3 6 1 7, ठीक है। f3 इसी तरीके से निकालते जाओ तो यहां से आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, उसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपके पास f2 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो देख सकते हो 3 4 7 और 5 12, मतलब फर्स्ट डिफरेंस आपके एपी बना रहे हैं, उस सीरीज का आपको सम करना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, खास करके इस वजह से क्योंकि ये देखिए इस तरीके की चीजें अभी आपने देखी नहीं है, ठीक है। ये मैं 11th वालों के लिए बोल रहा हूँ, रिपीटर्स ऑलरेडी इस सब चीजों को जान रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैज 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस देन n इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको ही समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 इंटू एक्स, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अप टू इस तरीके की टर्म्स है। तो अगर आप इनका समेशन करो ओपन कर करके तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर, हर जगह एक्स स्क्वायर बन रहा है, कितनी बार बन रहा है, n बार बन रहा है। तो आप देख सकते हो n बार है या n माइनस 1 टाइम्स है, नहीं n टाइम्स है ना, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स लिखे हैं ना। तो x स्क्वायर कितनी बार बनेगा, n, तो टोटल कितना हो गया nx स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देखो x के कोफिशिएंट के तौर पे क्या आएगा, पहले ब्रैकेट से निकलेगा 1, दूसरे ब्रैकेट से निकलेगा 3, तीसरे ब्रैकेट से निकलेगा इसका मतलब 5, क्यों आऊगा तीसरे ब्रैकेट में, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे ही करके लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लास्ट वाले में x का कोफिशिएंट n माइनस 1 प्लस n, मतलब 2n माइनस 1, ठीक है, ये आपका x का कोफिशिएंट हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म आपकी आ जाएगी 1 प्लस 2, ठीक है, मतलब पहली बार सॉरी कांस्टेंट टर्म पहले कितना है 0 है, फिर उसके बाद कितना है 1 इंटू 2 है, ठीक है, यहां से इनफैक्ट स्टार्ट हो रहा है कांस्टेंट। सेकंड वाले ब्रैकेट फिर आगे क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो कि कांस्टेंट देगा 2 इंटू 3, फिर आगे आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 जो कि देगा 3 इंटू 4, और इसी तरीके से अप टू कहां तक, n माइनस 1 इंटू n तक, इज इक्वल टू कितना है आपका, इज इक्वल टू दिया हुआ है 10n, ठीक है। तो आप देखो इसको थोड़ा क्लब कर लेते हैं, nx स्क्वायर प्लस
इस एपी का सम n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, ठीक है, इसका आपको सम निकालना है। तो आप देखो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, अगर अब मैं इसे लिख दूं समेशन ओवर, कितने टर्म्स लिखे हैं ये, n माइनस 1 टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, n माइनस 1 टर्म्स, और समेशन कर दें हम इसका r माइनस 1 इंटू आर का, r कहां से वेरी कर रहा है, r इज इक्वल टू 2 से लेकर के और n तक, ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू कितना है 10n है। इसको समेशन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, r माइनस 1 इंटू आर वेरिंग फ्रॉम 2 to n, इस तरीके का। अब इसका भी सम तो खैर लिख देंगे, हमें कहा क्या गया था, इसके जो सॉल्यूशंस हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स आपका क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो nx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x प्लस, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रही है ना, यहाँ से इसको भी एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, समेशन ओवर आर स्क्वायर माइनस समेशन ओवर आर इज इक्वल टू 2 से n, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू कितना 10n, ठीक है। तो आप यहां से आगे फिर n में एक क्वाड्रेटिक आपको, सॉरी x में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स आप कर दो इक्वल टू 1। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ठीक है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो आप इसका एक बार डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालो, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आता है, अंडर रूट डी बाई ए, जो कि कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, और वहां से आपको n की वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 0 a 4k प्लस 1, मतलब सबसे पहले टर्म क्या बनेगा जब k को 0 रखोगे, मतलब a1, फिर क्या बनेगा, k को 1 रखने पे a5, ऐसे करके कहां तक 12 रखोगे तो 49 इज इक्वल टू 416, ठीक है। और दे रखा है a9 प्लस a43 इज 66, a9 प्लस 43, चलो लिख लेते हैं पहले, तो a9 प्लस a43 इज इक्वल टू 66, और नेक्स्ट है हमारे पास निकालना है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू a17 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स हैं ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 49/2 है ना, 49 टर्म्स ही है ना, सॉरी 49/2 नहीं यार, कितने टर्म्स हैं इसमें, हमारे पास n इक्वल टू 0 से स्टार्ट, k इक्वल टू 0 से 12 तक, मतलब 13 टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है इस बार, 4d है। a1 a2 ये सभी AP में है ना, तो a1 और a5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो इस AP, अगर हम a1 a5 को मान करके चल रहे हैं, तो जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो सभी 4d का AP फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो कितना आएगा सम, 13/2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, n कितना था, 13 था, 12 हो गया, ठीक है, n माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस इस AP का कितना है, ये जो टर्म्स लिखी हैं ये भी AP में है और इनका कॉमन डिफरेंस 4d है, तो 12 इंटू 4d इज इक्वल टू 416, विच गिव्स यू 13 ने उसको कट किया 32 टाइम्स, 32 इंटू 2 64, और यहां से आपके पास आ जाएगा a1 प्लस 24d, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका 64/2 मतलब 32, a1 प्लस 24d आपका कितना है, 32 के बराबर है। ये आपका अभी रिजल्ट निकला। यहां से आप देखो, यहां से भी आप निकाल सकते हो a और d में एक रिलेशन, ये आपका a प्लस 8d है, ये आपका a प्लस कितना है, a प्लस 42d है ना, तो आपके पास सम इनका कितना आ जाएगा, 2a, a1 प्लस 8d, और ये a1 प्लस 42d, तो कितना आ गया, 2a1 प्लस 50d इज इक्वल टू कितना, 66, है ना। तो यहां से आ गया a1 प्लस 25d इज 33। तो अब देखिए दो इक्वेशंस, दो अननोन्स a1 और d निकल आए, a1 d निकल आए, तो आपको AP की हर एक टर्म पता चल गई, ठीक है। अब AP की हर एक टर्म पता चल गई है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a17 स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे AP बड़ी आसान सी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस यहां से दिख रहा है अपने को, यहां से कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे तो 1 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। और a1 कितना है, a1 आपका 8 है, ठीक है। तो AP के टर्म्स क्या होंगे, 8 9 10 11 12 यही सब होंगे ना। तो आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है बेसिकली, यहाँ पे देख लो, आपको निकालना है 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अप टू, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है। कहां तक? ये 17 तक जाना है। तो 17th टर्म क्या होगी इस एपी की? 24 स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो समेशन ओवर एन स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे उसे? क्योंकि समेशन ओवर एन स्क्वायर क्या देता है? 1 स्क्वायर से स्टार्ट करता है। तो 1 स्क्वायर से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 24 स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला अलग कैलकुलेशन, ये वाली अलग कैलकुलेशन, दोनों का डिफरेंस योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से, सॉरी 14 तो हो गया, 15 है ना। 15 में आपको क्या कहा जा रहा है? 15 में कहा जा रहा है ए इज सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। लेकिन अगर आप सीरीज देखें तो सीरीज में 2 पार्ट्स है। एक पार्ट में आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, है ना, ऐसे करके। और इवन प्लेसेस देखिए आप, तो वहां पे अगर आप 2 को कॉमन निकाल लें तो यू आर रिमेन्ड विद 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर टोटल 20 थी टर्म्स तो 10 यहां पे आएंगी और 10 बाकी यहां पे आएंगी, ठीक है। तो ए अगर हमें निकालना है तो ए का मतलब हुआ कि इसके 10 और इसके 10 टर्म्स का बेसिकली एडिशन करना है। तो इसके 10 टर्म्स का एडिशन, ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे लिखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा और क्लब कर लिया पहले, ठीक है। इसको और क्लब कर लेता हूं। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू, यहां पे आपका आ जाएगा कुछ, कितना, कुछ भी आएगा, ठीक है। ये आपके पास रैंडमली टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। जितने टर्म्स चाहिए होंगे उस हिसाब से लास्ट टर्म डिसाइड हो जाएगी। और इसमें से मैं 2 पार्ट्स कर लेता हूं। इसमें से मैं एक लिख देता हूं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना, ऐसे करके। और बाकी एक पार्ट और कर देता हूं इसका, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। भाई 2 टाइम्स था ना, तो उसको मैंने ऐसे 2 पार्ट में लिख लिया। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सब है। तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका समेशन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। कहां तक आएगा? तो जितनी टर्म्स होंगी उतनी यहां ओवरऑल आ चुकी होंगी। जैसे आपको फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए तो फर्स्ट 20 टर्म्स का मतलब क्या होगा? यहां पे 1 से लेकर के 19 तक के ऑड नंबर्स लिखे होंगे और यहां पे 2 से लेकर के 20 तक के इवन नंबर्स लिखे होंगे। तो आप दोनों का सम कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ऐसा। और प्लस इधर बचा होगा अभी आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर आप 20 तक जाना चाहते हो तो दिस इज लास्ट टर्म 20 स्क्वायर, क्योंकि आपके पास इधर टर्म्स कितने थे? 10 ही टर्म्स थे ना, टोटल तो 10 ही टर्म्स थे आपके पास, यहाँ पे टोटल 10 ही टर्म्स थे, ठीक है। 10 इधर गए थे, 10 इधर बचे थे। तो ए आपका कितना हुआ? ए इसके बराबर हो गया जब n इक्वल टू 1 से 20 है और प्लस e, ठीक है। अब आप इसको निकाल सकते हो, दिस इज 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, और प्लस यहां आप 2 स्क्वायर को कॉमन अगर ले लो तो और चीजें आसान है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो दिस इज 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, ये आपका ए आ गया। सिमिलरली बी के लिए निकाल लो, बी के लिए हाँ वो 20 की जगह पे 40 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, 1 प्लस 6 प्लस 9, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ओके। जनरल टर्म लिखने की कोशिश करें, है ना। जनरल टर्म अगर हम थोड़ा सा देखें तो अभी सेकेंड टर्म थोड़ी सी अलग दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो चलो जो भी है, सेकेंड टर्म थोड़ी सी अलग दिख रही है, उसके बारे में सोचते हैं। तो आप देखो सेकेंड टर्म में देखो आगे क्या हो रहा है, 7 फिर 9 फिर 11, ये सब डिनोमिनेटर में है। तो सेकेंड टर्म के भी डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, ठीक है। 5 7 9, भाई आगे वाली टर्म के नीचे 7 है, ठीक है, उसके आगे वाली टर्म के नीचे 9 है, उसके आगे वाली टर्म के नीचे 11 है, तो मुझे लगा यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 अगर यहाँ पे मैं सोचूं तो 5 के मतलब हमें 6 चाहिए ना, तो 6 चाहिए मतलब ऊपर 30 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए। और 1 अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ है आपका 1 स्क्वायर से लेकर के 4 स्क्वायर तक, यहाँ है आपका 1 स्क्वायर से लेकर के 5 स्क्वायर तक, ऐसा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? यहाँ 12 है, नहीं, यहाँ 9 है,
यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, तो 9 12 15 एपी फॉलो हो रही थी, इसको 6 लिख दिया, तो 6 इंटू 5/5 आ रहा है 6 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह एक्चुअली सेकंड टर्म ये था, बट उसको सिंप्लीफाई करके उसने लिखा हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म में हमारे पास देखो तो ये सेकंड टर्म है तो 2 स्क्वायर तक, थर्ड टर्म है तो 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो 4 स्क्वायर पे एंड हुआ है। ठीक है, तो nth टर्म रहेगा तो n स्क्वायर पे एंड होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक की टर्म्स होंगी। डिवीजन में क्या आएगा, तो देखो यहां पे भी इस तरीके से चाहो लिख सकते हो, यहां पे भी तुम्हारा कितना आएगा, इसको भी 1 को भी लिख सकते हो तुम 3/3। ठीक है, 3/3 और एक साथ में 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 3 5 7 9 11 ये वाली एपी फॉलो हो रही है, तो इस एपी का nth टर्म हमारा डिनोमिनेटर का nth टर्म बनेगा। ठीक है, तो आप देखो 3 5 7 9 11, तो ये दो का कॉमन डिफरेंस है, तो 2n + 1 ये डिनोमिनेटर होगा, और ऊपर देखो 3 6 9 12 है ना, फर्स्ट टर्म है 3 × 1 सेकंड टर्म। ठीक है, 3 6 9 12 ये एक एपी चल रही है जो कि nth टर्म क्या देगी, 3n देगी, तो tn आपका हो गया 3n इंटू n + 1 2n + 1/6। ठीक है, 6 2n + 1 2n + 1 आपके कैंसिल आउट हो गए, तो ये हट गया आपका। ठीक है, अब आपको बस इसका समेशन करना था। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो समेशन डिस्ट्रीब्यूट करके, n = लास्ट में 15 रख देना। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड्स कैसी हैं, साइड्स जीपी में है, हमें एक ट्रायंगल की बात करनी है। ठीक है, तो ये तो हमने किया था ना नोट्स में क्वेश्चन कि 3 साइड्स हमारे ट्रायंगल कब फॉर्म कर सकते हैं अगर वो तीनों साइड्स जीपी में हो, कुछ इनइक्वालिटी आई थी आर की। ठीक है, तो ऐसे सारे आर जो कि उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, आर की उस रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, वो सब इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन आपने नोट्स में किया है कि आपके 3 साइड्स अगर जीपी में है तो ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, उसके लिए आर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपने प्रूव करी हैं। ठीक है, बस डायरेक्टली वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब फाइनली हमें वो ऑप्शंस मार्क करने हैं जो कि आर के उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास n आपका 100 और 200 के बीच है। आप चाहते हो कि 91 और n का HCF 1 से बड़ा हो, तो 91 और n का HCF 1 से बड़ा कैसे होगा, अगर n में आइदर 7 या 13 के मल्टीपल हो। ठीक है, n अगर मेरा 7 या 13 का मल्टीपल है तो जो मेरा HCF आएगा वो कैसा होगा, वो 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो n आपका कैसा होना चाहिए, 7 या 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो हमें HCF मिलेगा 1 से बड़ा। ठीक है, तो क्या रहा कहानी में ये रहा कि n आपको चाहिए कैसा, 7 या 13 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो 7 या 13 मतलब आप देख लो 100 से 200 के बीच 7 के कौन से मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, तो पहला मल्टीपल 105, 7 के मल्टीपल्स देख रहा हूं तो 105 112 119 है ना, ऐसे करके लास्ट में आपका 196। इस एपी का सम कर दो तो 7 के सारे मल्टीपल्स आ गए। फिर 13 के मल्टीपल्स अगर देखोगे तो पहला 13 का मल्टीपल कहां आएगा, 104, फिर कहां पे आएगा 117, फिर 130, ऐसे करके 13 के गैप पे 13 के मल्टीपल्स आ जाएंगे और लास्ट टर्म उसकी भी क्या होगी 195 होगी। ठीक है इतनी बात, लेकिन एक दिक्कत हो गई। आपने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में भी किया था, वहां पे भी क्या था, आपसे कह दिया गया 7 मतलब कुछ ऐसा था 7 और 5 के मल्टीपल्स, तो 7 और 5 7 के मल्टीपल काउंट किया और उनको ऐड कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे 7 के मल्टीपल काउंट किए, 13 के मल्टीपल काउंट किए, दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 182 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी आया होगा और यहाँ पे भी आया होगा, तो 182 तो हमारा दोनों बार आ रहा है, तो हमें उसको 2 बार थोड़ी ना ऐड करना था, हमें तो एक ही बार ऐड करना था। तो आप इसका सम निकालिए S1, इसका सम निकालिए S2, और दोनों में कॉमन टर्म सिर्फ एक है, कौन सी, 182। 182 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो योर आंसर विल बी S1 + S2 - 182। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो हमें दिया गया है एक एपी जिसमें हमारे पास A6 गिवन है, कॉमन डिफरेंस विच मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट। आपका एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे क्या कहा जा रहा है
A6 आपका 2 है, मतलब A प्लस 5D आपका 2 के बराबर है। आपको क्या करना है, आपको A1 A4 मतलब A4 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं और A5 का मतलब हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना था। तो A को लिख दो 2 माइनस 5D, A प्लस 3D इज 2 माइनस 2D और यहां पे 2 माइनस D। ठीक है, सॉरी A6 आपका 2 है ना, हाँ, तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक तक किया था, ये हमारी क्यूबिक बन जा रही है। ठीक है, अब क्यूबिक अगर बन गई, एक बार को इसको ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई ना भी करके करें, जैसे भी चाहो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये आपका FD है। ठीक है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो, तो मैक्सिमाइज होने के लिए आप क्या करोगे, F डैश D इज इक्वल टू 0। F डैश D इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे हो रहा है वो D खोज लें हम। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज है कि रिपीटर वाले लोग तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली लगा के। 11th वाले लोग डायरेक्टली चाहें तो अभी ऐसे एक बार मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या गिवन है कि एबीसी हमारे जीपी में है, कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, आर हमारा हाफ से छोटा है, 0 से बड़ा है। 3a 7b and 15c are the first three terms of an AP, are the first three terms of an AP, then fourth term of this AP is, मतलब पहले सबसे काम की बात यह है कि 3a 7b और 15c ये आपके AP में है। तो अगर ये आपके AP में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दो के सम के बराबर होगा। और इसको हम AR और AR स्क्वायर लिख दें कि B क्या है आपका AR है और C क्या है आपका AR स्क्वायर। ठीक है ना, तो A तो साफ हो गया, बाकी क्या बचा 15R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसके भी दो फैक्टर्स, 15R स्क्वायर मतलब 45 में से इसको ब्रेक कर लो तो 15R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 5R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो, आप यहां से इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। दो फैक्टर्स आपके क्या होंगे, 3R आपने कॉमन लिया, 5R माइनस 3 मतलब R इज इक्वल टू 1/3 और 3/5। लेकिन आपको दे रखा था कि R आपका हाफ से छोटा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। R इज इक्वल टू 1/3 शुड बी द राइट चॉइस। लेकिन R 1/3 है, अभी कहानी हमारी खत्म नहीं हुई। हमें आगे ये भी कहा गया है कि इसका फोर्थ टर्म निकालिए इन टर्म्स ऑफ A। तो फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हो क्या, तो 3a सॉरी इस AP मतलब नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो R अगर आपका 1/3 है तो आपके टर्म्स क्या हैं, पहला टर्म 3a, 7b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7AR, R कितना है 1/3। 15c की जगह हम क्या लिखेंगे 15AR स्क्वायर, R स्क्वायर कितना है 1/9। तो 3a 7a/3 5a/3। ठीक है, ये AP चल रही है। तो इस AP का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देख लो, नेक्स्ट टर्म ही हो जाएगा। ठीक है, 2a/3 है ना, कॉमन डिफरेंस माइनस 2a/3, तो वही है। यहां पे R निकाल लिया तो आपको ABC पता चल गए, ABC पता चल गए तो इसका मतलब इस AP के बारे में आप A के टर्म्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने, R निकाला। R निकालने के बाद हमने कहा कि भाई इस AP के तीनों टर्म्स लिख दो, तो B को AR, C को AR स्क्वायर लेते हुए R की वैल्यू रख दी। फिर हमने कहा इसे ये AP बन रही है तो अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच दिस इज अ फैक्टर ऑफ सम। तो ये सम कितना आएगा आपका 49 रेज़ टू पावर 126 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, अपॉन 49 माइनस 1 कहा जा रहा है 49 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक, तो अब ये चीज तो आप देखो, सबसे बड़ी चॉइस आपको पूछी गई सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आप जहां दिया गया है वहीं से स्टार्ट करो। तो 6 मतलब 49 रेज़ टू पावर 65 प्लस 1 अगर सोचोगे, सब ऑप्शंस में सबसे बड़ा नंबर 65 प्लस 1, 49 रेज़ टू पावर 65 प्लस 1, तो 49 रेज़ टू पावर 65 प्लस 1 तो इसी को डिवाइड नहीं करता है ना। तो अब अपन क्या करें, हमने इसको ऐसे लिखा कि भाई
65 तो नहीं आएगा, फिर उससे छोटा नंबर चेक किया 63 माइनस 1। तो देखो 49 रेज टू पावर 63 माइनस 1 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास बचेगा क्या, 49 रेज टू पावर 63 सॉरी प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो बचेगा आपके पास कुछ इस तरीके की टर्म, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स में भी मतलब फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में भी बताया था कि अगर इस तरीके की चीज है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1 प्लस 49 स्क्वायर अप टू 49 रेज टू पावर 62, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आप जब इससे डिवाइड कर रहे हो इस पूरी टर्म को तो आपका ये बच रहा है कोशेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये टर्म इसको पूरी की पूरी डिवाइड करती ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं जो कि एक एपी बना रहे हैं, तो fx की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो fx इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2, यही है ना। खैर बाई 2 वगैरह तो बाद में भी हो जाएगा, उसकी बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स और प्लस 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। आओ देखते हैं क्या बन रहा है। इसमें 2 कॉमन लिया, 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस यहां से 3 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर एक्स, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2। तो आपको ये भी चीज बताई गई थी कि कोई पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव रहेगा ना 2 की पावर x हमेशा, x कुछ भी रखो पॉजिटिव तो रहेगा, तो कोई पॉजिटिव नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। और ये चीज कहां क्रिएट होती है, x इक्वल टू 0 पे। तो जब आप x इक्वल टू 0 लोगे तो ये भी वैल्यू मिनिमम होगी, ये भी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। तो आपके पास fx की मिनिमम वैल्यू के लिए x को 0 रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब मिनिमम कितना आएगा, 2 इंटू, जब मिनिमम लोगे तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 प्लस 2 अपॉन 2, सो दिस इज 3, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो लास्ट के दो क्वेश्चंस है हमारे पास 23 और 24। 23 में आप देखिए क्या कहा जा रहा है, 23 में कहा जा रहा है an nth टर्म है जीपी का और a2n-1 इज इक्वल टू 200 और a2n का समेशन अगर किया तो 100। तो आप समझो पहले टर्म्स क्या लिखी हुई हैं, n इक्वल टू 1 अगर आप रखते हो तो n इक्वल टू 1 रखने पे आपके पास क्या बनेगा, a3 से स्टार्ट होगा, फिर a5 बनेगा n इक्वल टू 2 पे, फिर a7 बनेगा, है ना। ऐसे करते हुए आप कहां पहुंच जाओगे 201 तक इज इक्वल टू 200। फिर आप 2n रखते हो तो n इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट करोगे, a2 प्लस a4 a6 ऐसे करके आप कहां निकल जाओगे 200 तक, और इनका टर्म कितना है 100 है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमें निकालना क्या है, a1 से a200 तक का सम निकालना है। देखिए जरा, अगर आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसको लिख सकते हो ना a2 इंटू आर, ठीक है, इसको लिख सकते हो a4 इंटू आर, इसको लिख सकते हो a6 इंटू आर, इसको लिख सकते हो a200 इंटू आर। तो अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो बचेगा क्या, r इज इक्वल टू कितना 2, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, r इज इक्वल टू 2 आ गया। और आप देखो आपको करना क्या था, आपको निकालना था a1 प्लस a2 अप टू a200 निकालना था, है ना। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब इस बार 1 प्लस 2 करिए, तो क्या बनेगा a2 प्लस a3 a4 अप टू कहां तक निकल जाएंगे हम, 200 के बाद 201 तक पहुंच गए, इज इक्वल टू कितना 300। अब इसमें यहां पे देख, आपको ये चाहिए, अगर आप इसमें से r को कॉमन निकाल लेते हो तो बचेगा क्या, a1, ठीक है, इसमें से r हटाया तो a2, इसमें से r हटाया, ठीक है ना, इसको लिख सकते हो ना a3 इंटू आर, ठीक है, यहां पे a1 99 आ जाएगा और इसको लिख सकता हूं a200 इंटू आर, तो लास्ट में बचेगा 200 इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये r की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये कितना था 150 था। तो मेंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये मेंस के लेवल में अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, x आपका कितना है, x आपका कुछ गिवन है, एक इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 0 रखने पे मिलेगा और वो टर्म कितना होगा 1 के बराबर, है ना। और कॉमन रेशियो कितना आएगा इस जीपी का,
इस जीपी का कॉमन रेशियो है आपका -tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है। टर्म्स आप लिख लो, n इक्वल टू 0, 1, 2 रखो, पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया, कॉमन रेशियो -tan स्क्वायर थीटा था तो हमने लिख दिया a/1 - r। फिर y की बात करें तो y के लिए देखो कॉमन रेशियो कितना है, cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म कितना है 1। ठीक है, तो x आपका कितना है, sec स्क्वायर का उल्टा cos स्क्वायर। y आपका कितना है, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो ये cos स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का यहाँ डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू ऑल।